Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिरर के केस में स्फेरिकल मिरर और जो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर में, उनके रे डायग्राम। समझे ना, रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ सी की आधी होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो सी और पी के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट में फोकल पॉइंट आता है पैराएक्सियल रेज के लिए। जितने भी अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे या रे डायग्राम बनाएंगे वो सब पैराएक्सियल रेज के लिए होंगे। समझे ना, मार्जिनल रेज के लिए वो नहीं होंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास इंसिडेंट रेज हैं उनके बारे में ही हम यहाँ अब बात करेंगे। जितने भी मैं फॉर्मूले प्रूव करूंगा या जितनी भी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा वो सारी की सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब वाली रेज होंगी। आपको यहाँ फिगर में ऐसा लगेगा कि सर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रे ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए मैं रे लूंगा जिससे कि आपको फिगर सही दिखाई दे, जिससे फिगर सही बनाए। समझे ना, एक अच्छा नीट एंड क्लीन फिगर बने, इसलिए मैं वो डिस्टेंस थोड़ी बारीक करके आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी होती है रियलिटी में, जिसके लिए मैं फॉर्मूले आपको प्रूव करूंगा या रे डायग्राम बनाऊंगा। देखिए, हम लिखेंगे रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। इसमें फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट आएगा कनकेव मिरर। रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, इसमें आएगा कनकेव मिरर पहले। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर मैं किस तरीके से रे डायग्राम बनाऊंगा पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिस इज कनकेव मिरर। नाउ आई विल स्पेसिफाई हियर radius of curvature, focal point. If this is f distance, now I will say that this is 2f distance, distance from point P। अगर मैं इसको f कहता हूं तो ये 2f हो जाएगी, तो इस पॉइंट को 2f पॉइंट भी कह सकते हो आप। समझे, ऐसे मेजर कर सकते हो कि ये डिस्टेंस हो जाएगी f और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2f। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्लियर, 2f को ही r बोलेंगे, ये मैंने प्रूव किया है, क्योंकि r/t = f होता है, यानी 2f = r होता है। तो इस पॉइंट को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, चाहे आप 2f बोल दो, और इधर आगे तक इनफाइनाइट। तो मैं ऑब्जेक्ट को 4 लोकेशन दूंगा। देखिए क्या लोकेशन दूंगा। सबसे पहले मैं उसको इनफाइनाइट पे रखूंगा, फिर इनफाइनाइट पर यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो इस मिरर से कैसा और कहां इमेज बनाएगा, किस प्रकार से इमेज बनाएगा, ये चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। क्लियर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या क्या ली जाएगी जिसके लिए रे डायग्राम हम प्लॉट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहली लोकेशन रखेंगे हम इनफाइनाइट पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं 2f और के बीच में कहीं भी। इनफाइनाइट बहुत दूर है, 2f ये है, तो यानी 2f से आगे रखूंगा, 2f से आगे इधर रखूंगा। फिर इसके बाद 2f पे रखूंगा। कितनी लोकेशन हो चुकी है? 3। फिर उसके बाद 2f और f के बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद f पे रखूंगा, और उसके बाद f और p के बीच में रखूंगा। तो टोटल लोकेशन 1 2 3 4 5 6 लोकेशन हो चुकी है। क्लियर, मतलब 6 रे डायग्राम में एक के कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, फिर इमेज कहां कैसा बनेगा, इमेज बनाने के रूल क्या है वो भी पता चलेगा आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2f से आगे, फिर कैसे बनेगा इमेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2f पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2f से आगे, f के मतलब 2f से राइट, f से लेफ्ट, फिर f पर, और फिर f और p के बीच में। इस तरीके से हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो मैं पहले रख देता हूं इफ, पॉइंट वाइज करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, if
ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, उसकी शेप साइज यदि नहीं दिया गया आपको, तो आप उसको पॉइंट मानेंगे, समझे? तो पहले यहां पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है मतलब वो बहुत ज्यादा छोटा है। अगर एक्सिस पर एक छोटा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाए तो उससे चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब होंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है और वो इनफाइनाइट से आ रही है, तो मैं उन आने वाली रेस को पैरेलल मानूंगा और वो रे ऐसे चलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। का मतलब होता है कि आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या बोला मैंने? इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इन दिस केस इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वाइस वर्सा भी इसका सही है, इसका उल्टा भी सही है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आप इसका मतलब ये निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास होती हैं। ये फोकल पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मतलब ये लास्ट टाइम मैंने फोकल पॉइंट क्या होता है ये आपको बोला था, समझाया था मैंने। रे डायग्राम थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही दिखनी चाहिए। ये आएगा क्लियर। एक तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद एफ होगी, एक रे तो ये आएगी। दूसरी रे क्या आएगी? जब कभी भी आपको इमेज बनाना हो तो हमेशा दो रे चलाएं, ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रे चलाएं। जब कभी भी आपको, क्या बोला मैंने, इमेज बनाना हो तो ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रे चलाएं। रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां भी मीट करेंगी दोनों रे, वही इमेज की लोकेशन होगी। क्लियर? तो अभी ऑब्जेक्ट इधर है, इससे मैंने एक रे और दूसरा रे ये चला देते हैं, क्योंकि वो यहां रखा हुआ है तो इनफिनिट रे चलेंगी। पॉइंट साइज है, एक रे में ये चला देता हूं, इसका मतलब इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज की लोकेशन है, ऑब्जेक्ट इनफिनिट पर है, तो इमेज की लोकेशन आएगी ये। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी, ये कल वाला पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट हम इनफिनिट पे रखते हैं तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनता है। इसी तरीके से फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट को डिफाइन भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट साइज, इसी में इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑफ पॉइंट साइज, अगर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं है और वो इनफिनिट पर है, तब उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। कनकेव मिरर ले रहा हूं मैं भी। ये फोकल पॉइंट F, ये 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लेते हैं यहां कहीं इनफिनिट, बहुत ज्यादा दूर इनफिनिट पर ये एक पेड़ है, दिख रहा होगा आपको शायद, हाँ आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे।
इनफाइनाइट पर ये एक ट्री है। अब इस ट्री को मैं कनकेव मिरर में देखना चाहता हूं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझेंगे इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। अगर इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होगी। अगर 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर इस ऑर्डर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलेंगे। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि आप एक इस साइज का प्लेन मिरर लेते हैं, ये है सॉरी स्फेरिकल मिरर लेते हैं जिसकी डायमीटर या जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और आप ये कहते हैं कि गोंडल में मैंने ये रख दिया है, ठीक है। और अब डिस्टेंस बोलेंगे अगर ये 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ये अगर मिरर है, तो इनफाइनाइट का मतलब नहीं होगी। इनफाइनाइट का मतलब होगा कि आप GIA से गेट पर है, जैसे ये लॉबी है ना, हमारी एक लॉबी है, हम इधर रखते हैं वो 25 सेंटीमीटर का, तो 25 सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर इनफाइनाइट लेते हैं। यहां 25 सेंटीमीटर की अगर फोकल लेंथ है तो इसके लिए 10 मीटर इनफाइनाइट लेंथ होगी। समझ में आई बात? ये ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर इसके लिए इनफाइनाइट होगी, वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए हम 10 मीटर को भी इनफाइनाइट बोलेंगे अगर इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो भी 10 मीटर को क्या बोलेंगे, इसके लिए इनफाइनाइट। समझ में आया कि अगर एक पेड़ इनफाइनाइट पर है, इसके आगे का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। समझे, गोंडल में रखा हुआ है और ये इमेज कहां बनेगा, ये बकवास है। क्लियर? आप इनफाइनाइट शब्द का यहां मतलब समझेंगे। मैं अगर इसको देखता हूं तो मुझे पेड़ भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। क्लियर? पेड़ उधर है, मिरर इधर है, मैं इसमें देखूंगा तो मुझे इमेज दिखाई देगा। आपने ये देखा भी होगा जब कभी तीक्ष्ण मोड़ आता है, तीक्ष्ण मोड़ आता है ना किसी रोड पर, तो उसके साइड में एक कन्वेक्स मिरर लगा होता है, आपने देखा होगा। तो वहां आपको वो मिरर भी दिखाई देता है और आसपास के पेड़ भी दिखाई देते हैं। बनता है वो इनफाइनाइट प्रोसेस के तहत बनता है, जो मैं बोल रहा हूं कि पेड़ इनफाइनाइट पर है। अब अगर मैं इस इमेज में देखूंगा, इस मिरर में मैं इस पेड़ को देखूंगा, तो मुझे जो डिस्टेंस मिलेगी इमेज की, वो एक इतनी बड़ी डिस्टेंस होगी कि वो इसके ऑर्डर में आएगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन वो जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से, वो 25 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। इनफाइनाइट शब्द का मतलब क्या है? तो इसलिए ये पेड़ में यहां प्रिंसिपल एक्सिस पे बना रहा हूं। क्लियर? अब यहां से आने वाली रेज जो इस पेड़ से आएंगी, क्योंकि इसमें साइज है इस बार, तो पेड़ का साइज है, टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट से, मिड पॉइंट से रेज आएंगी। अब मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है, यहां से रेज आएंगी, तो यहां से जो रेज आएंगी, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो रेज आपस में पैरेलल होंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। यहां से जो रे आएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। यहां से जो रेज आएंगी वो आपस में भी पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये रेज, जो ये वाली रेज है, ये रेज एक दूसरे के तो पैरेलल होंगी। देखो इनफाइनाइट पर है तो पॉइंट से चलने वाली रेज पैरेलल होती है अगर वो इनफाइनाइट पर, और अगर वो पॉइंट वाइज है तो उसके बहुत सारे पॉइंट तो संभव नहीं है, वो एक ही पॉइंट होगा। तो उससे चलने वाली अगर मैं 2 रे चलाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो दोनों पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट भी उसका पॉइंट है, उस बॉडी का यदि मैं बोलता हूं कि यदि इस नीचे वाले पोर्शन को देखता हूं तो यहां से चलने वाली रे आपस में तो पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, लेकिन यहां से चलने वाली और यहां से चलने वाली सिर्फ आपस में पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। तो मैं क्या करता हूं, टॉप पॉइंट से 2 रे चला देता हूं, टॉप पॉइंट से, तो वो रे ऐसे चलेंगे, आपस में पैरेलल है वो, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है।
अब जो रेज आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वो फोकल पॉइंट पे ना मिलके फोकल प्लेन में मिलती हैं। मेरे शब्द ध्यान से सुनना और लिखते जाना ये पॉइंट। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है। जो रे आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन से गुजरती है। फोकल प्लेन देखिए, अगर ये फोकल पॉइंट है तो इस फोकल पॉइंट से गुजरने वाला एक यहां प्लेन होगा। कैसा होगा वो प्लेन? ऐसा होगा। ऐसा होगा। तो वो यहां से इस पॉइंट पे ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिलेंगी, कहीं फोकल प्लेन में ही नीचे मीट करेंगी। फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। आईटीजेई एडवांस में इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। मतलब आपको ये सिर्फ थ्योरी पता है तो आप देखते ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि आने वाली रे जो इन्फिनाइट से आती है वो फोकल पॉइंट से पास होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कल भी मैंने बोला था, छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं जिनको आईआईटी जेईई हमेशा टच करता है, हमेशा इन पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम करता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा फिगर सही बन जाए वो जरूरी है। बस ये कर दिया मैंने। ये आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ये गुजरेंगी, पास होंगी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इस पेड़ जो ट्री है इसका टॉप पॉइंट यहां बनेगा, और जो बॉटम पॉइंट है वो रे ऐसे चलेंगी आगे, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो रे ऐसे जाके यहां से टकरा के दोबारा फिर कहां से पास होंगी? फोकल पॉइंट से पास होंगी ये वाली रे। तो जो ये रे है वो फोकल पॉइंट से पास होगी, यानी यहां से पास होगी, यानी बॉटम पॉइंट का इमेज बनेगा यहां और टॉप पॉइंट का इमेज बनेगा यहां। तो आपको कंप्लीट इमेज ये दिखाई देगा। ये कंप्लीट इमेज आपको दिखाई देगा। ध्यान से समझना क्या बताया मैंने। इसका मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि इमेज कैसा है। आप बोलोगे कि इमेज फोकल पॉइंट पर मिलेगा, कंप्लीट फोकल प्लेन में, लोकेशन P के रेस्पेक्ट में उसकी फोकल पॉइंट होगी, लेकिन वो इन्वर्टेड होगा और वो रियल होगा। तो यहां आप इस इमेज की स्पेसिफिकेशन बताओगे, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड, रियल, ऑन फोकल प्लेन। ऑन फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बोलने से ये आपने बोल दिया है कि वो फोकल पॉइंट पे बन रहा है, क्योंकि फोकल पॉइंट फोकल प्लेन में आता है। क्लियर? तो ये तीन बातें आप लिखेंगे, ये इन्वर्टेड है, रियल है और फोकल प्लेन पे है। साथ ही साथ में आपको ये साइज भी बताना पड़ेगा कि ये साइज कैसा है। इसका साइज बहुत छोटा आता है, छोटे साइज का है। ये बड़ा ट्री होगा, मतलब इसका साइज तो बहुत बड़ा होगा, और ये यहाँ छोटे साइज का रहेगा। तो यहाँ बोलेंगे इसको डिमनिस्ट।
या स्मॉल साइज, समझे ना, क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है इस केस में। क्लियर। अब वो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसके सामने, कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिट डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा हुआ है, तो उसका इमेज बनाइए। समझे, ऐसा वो बोल सकता है, तो मैं बनाऊंगा ये क्वेश्चन, आपको मैं सोल्व कराऊंगा। पहले मैं क्या कर लेता हूं, अभी इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अलग अलग लोकेशन पे आगे पी की ओर बढ़ाऊंगा। अब इसको फोकल पॉइंट के पास रखना, ठीक है। इधर देखिए, ऑब्जेक्ट is object is near to C. If object is near to C, मतलब अब ऑब्जेक्ट इस 2f के करीब है लेकिन p से दूर है। करीब का मतलब ये भी हो सकता है कि इधर, इसलिए मैंने बोला है कि p से दूर, 2f के करीब p से दूर, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के करीब है। अभी तो था, पहले के इसमें वो दूर था, अब मैं नजदीक लेके आ रहा हूं तो 2f के करीब है। अब 2f के करीब अगर मैं सिर्फ बोलता तो वो करीब इधर भी होता कि यहां भी 2f के करीब, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, अवे फ्रॉम p, यानी 2f के करीब और p से दूर, यानी इस साइड में, लेफ्ट ऑफ c, c के लेफ्ट में, नियर टू c, ये कहना चाह रहा हूं। तो मैं फिर से रे डायग्राम बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूंगा, f ड्रॉ करूंगा, 2f ड्रॉ करूंगा, और इस प्रकार से अब यहां रे आ जाएगी। क्लियर है। सॉरी, अभी रे कैसे आएगी, पहले तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो रे पड़ेगी। अब हमेशा जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से या ऑब्जेक्ट से एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाओ, क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है उसका पाथ आपको पता है कि वो देखो हर डायरेक्शन में, आपको इन रे में से वो रे लेनी है जिसका पाथ आप प्रिडिक्ट कर सको। यहां इस केस में फिक्स है कि आप रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाओगे यदि पॉइंट साइज है। एक रे ये चलेगी, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, यहां फिक्स है ये चीज। यहां इस केस में जब पॉइंट साइज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का कोई साइज होता है, आपको और अच्छे से सोचना पड़ता है। टॉप पॉइंट, मिड पॉइंट, बॉटम पॉइंट अलग अलग तरीके से चलेंगे और अलग अलग तरीके से फिगर बनाएंगे। टॉप पॉइंट का फिगर इस पॉइंट से थोड़ा नीचे बनता है, मिडिल का मिड में बनेगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब है वो जस्ट यहां बनेगा। आती वो रे आपस में पैरेलल है, लेकिन यहां इस केस में कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट, ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट का इमेज बना दिया तो मैं पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दूंगा कि पूरा ऑब्जेक्ट कहां है, किस तरीके से। तो मुझे यहां क्या करना है, ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट और ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट का फिगर बनाना है। तो मैं ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट से रे चलाऊंगा। ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट से जो रे चलेगी वो यही है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आगे जाएगी, यहां से टकराएगी, वापस आएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है। तो इसलिए लोग इस रे को ड्रॉ नहीं करते हैं, ये
समझे ना, ये अंडरस्टूड है पहले से, क्लियर। की रे आगे जाएगी पीछे आएगी, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पहले से ही मानी जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो भी चलेगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के यदि चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद आप उसका पाथ जानते हैं, वापस उसी पाथ से होते हुए वो वापस आएगी, क्योंकि 90 डिग्री पर कभी भी रे अगर टकराती है तो वो अपना पाथ फॉलो करती है, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस आती है। ये मैंने आपको प्लेन मिरर में नहीं बताया, एक टॉपिक होता है, ध्यान से सुनना। इसका नाम होता है, जस्ट ये रिमेंबर करने दो, सोचने दो, लेट मी रिमेंबर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस आर्टिकल का नाम है। कुछ नहीं है ये आर्टिकल, प्लेन मिरर से या रिफ्लेक्टेड पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर जब कभी भी रे नॉर्मल के पैरेलल आती है, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मली प्लेन से टकराती है, तो वो हमेशा अपना आने वाला पाथ रिफ्लेक्शन के बाद फॉलो करती है। यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है जो हमें पता है। आने वाली रे यदि नॉर्मल के पैरेलल आती है, यानी इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मली टकराती है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या आएगा, 0। इसका मतलब जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई थी उसी पाथ पर इंसिडेंट रे वापस चली जाएगी, तो यहां से टकरा के वापस आएगी, यानी पॉइंट ए का इमेज आप जान सकते हैं कहीं ना कहीं आएगा, क्लियर। अब मैं पॉइंट बी की बात करता हूं। पॉइंट बी से चलने वाला आप वो रे ड्रॉ करोगे जिसका पाथ रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता हो, जिसका पाथ रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता हो, वो पाथ आप ड्रॉ करोगे। तो ये वाली, क्योंकि मुझे पता है कि जो रे प्रिंसिपल के पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है, ये मैं जानता हूं। ये मैं जानता हूं। अब इसके बाद दूसरी रे कैसे चलाई जाए, दूसरी रे आप ऐसे चलाओ, यहां से एक रे ऐसे चलाओगे, एफ से पास हो, और एफ से पास होता है तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। देखो मैंने क्या बोला, कोई रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एफ से गुजरेगी, और यदि कोई रे फोकल पॉइंट से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर गुजरेगी। तो दूसरी वाली रे में ऐसे चलाऊंगा कि जो एफ से जाए, थोड़ा रे सीधी होनी चाहिए, लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है जब तक कि वो किसी इरेगुलरिटी से ना मिले, तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा, प्लेन से टकराएगा, प्लेन से टकराने के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो आपको मैंने अभी बताई वो यहां भी एग्जिस्ट करेगी। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजरती है तो दूसरी रे जो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजरेगी, तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रे यहां मीट किया, इसका मतलब टॉप पॉइंट यहां बनेगा बी, और बॉटम पॉइंट इसका जस्ट सीधा यहां होगा ए, तो ए डैश बी डैश ये बन जाएगा हमारा इमेज। क्लियर। अगर फिगर आप एकदम से सही तरीके से बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये और सही तरीके से फिगर बनाओ, तो यहां फिर से आप स्पेसिफिकेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, इन्वर्टेड
डिमिनिश्ड रियल। अच्छा, रियल कैसे पता मेरे को कि ये रियल है? रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो रे है, देखो सारी रे जो इन दो के बीच में आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मीट होगी, ऐसे। ये दोनों रे के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है? कम होती जा रही है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक रे ये है और एक रे ये है, बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है, यानी ये कन्वर्जिंग रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? रियल इमेज। तो जो इमेज होगा उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी इस केस में। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, आपको क्या करना है? अलग फिगर बनाना है। ऐसे ही जैसे मैंने ये फिगर बनाया, इसी तरीके से आप अलग फिगर बनाओगे। मैं आपको समझा देता हूं, ये आपका काम है।